स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में। जी हाँ, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको शरीर के किसी न किसी हिस्से में कभी न कभी दर्द नहीं हुआ हो। यानी कि दर्द हर किसी को होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो। आज हम विशेष करके बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में, क्योंकि आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें ये जो दर्द है बहुत ही आम सा हो गया है, कॉमन हो गया है। चाहे वो किसी भी उम्र की बात करें, छोटे हो, युवा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर अवस्था में इस तरह की परेशानी देखने में आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या है इसके पीछे कारण और क्या इसका निदान है, क्या उपचार है और हमें क्या क्या सावधानियां लेने की जरूरत है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं और निदेशक हैं पारस हॉस्पिटल रांची के डॉक्टर संजय कुमार। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर, अगर दर्द की बात करें तो सर से लेकर पैर तक कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ दर्द लगा रहता है, लेकिन आज विशेष करके हम लोग गर्दन के दर्द की बात करेंगे। तो गर्दन की दर्द की बात अगर करते हैं सर, तो इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको सर? नहीं, आपने सही कहा। गर्दन के दर्द को हम लोग एक पार्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो लोगों ने जैसे कमर में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अच्छा। तो गर्दन को गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। लेकिन सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस से दर्द नहीं होती। दर्द के बहुत से कारण हैं और आपने सही कहा कि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक तो सभी में कारण अलग अलग होते हैं। हाँ। तो अभी गर्दन दर्द हम कहते किसको, जैसे कि आपने देखा होगा लोग सोए हैं, सुबह उठे, अचानक उन्हें लगा कि गर्दन टाइट हो गई, बिल्कुल अकड़न सी हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि चोरनी घुस गया, लोग कहते हैं कि वो ठंड लग गई, हवा लग गई, ऐसी भाषाएं। लेकिन होता यह है कि कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये जो गर्दन का स्टिफनेस है या जो कड़क हो जाना है, वो नेचर अपने आप उस आसपास के मसल्स को टाइट कर देता है, ताकि उसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आई हो उसको वो रोकने की कोशिश करता है। अच्छा। इसलिए ये गर्दन टाइट हो जाती है। या शरीर के किसी भाग में अगर आपको दर्द, जैसे आपने कहा, तो दर्द कहाँ कहाँ से आ सकती है? दर्द आ सकती है हड्डियों से, या उस दो हड्डियों, दो वर्टिब्रा है, दोनों के बीच में एक डिस्क होती है। लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं कमर में, गर्दन में भी स्लिप डिस्क होता है। और फिर वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इतनी चीजें की लेयर होती है। तो किसी चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो गर्दन दर्द हो सकती है जी। बहुत बार किसी को वहाँ कोई फुंसी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, दर्द हो जाएगी, लोग उसको भी गर्दन के दर्द करते हैं। बट आम भाषा में जिस गर्दन की दर्द की आप बात कर रहे हैं वो है कि स्पाइन में दर्द। अच्छा। स्पाइन से उत्पन्न होने वाले गर्दन के दर्द को हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और फिर अलग अलग, जैसे हमने कहा, तो स्लिप डिस्क उसमें बहुत ही कॉमन है। और स्पाइन से जो आपने इसको जोड़ा है सर, कनेक्ट किया है, तो स्पाइन जहां तक मेरी समझ में आ रही है, जो हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है सर, उसको उसी से ये रिलेटेड है सर। ब्रेन के बाद ब्रेन के सारे नर्व्स स्पाइन के बीच से कैनाल होके गुजरते हुए नीचे तक जाती है और दोनों तरफ नर्व्स निकलती है। राइट साइड हाथ को, पैर को, पूरे शरीर को जितने भी नर्व्स आते हैं, ब्रेन की सप्लाई इसी स्पाइन के द्वारा जाके और साइड से निकलते जाते लास्ट उंगलियों तक की जो करंट है वहीं से आती है। जी। अब इसमें जैसे आप अगर लक्षण की बात करें, कैसे बोलेंगे? एक तो दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षण है, जैसे मैंने कहा अचानक आपने सो के उठे तो देखे ऐसा हो गया। दूसरा एक कॉमन है कारण है कि यहीं पे सबसे ज्यादा, देखिए स्पाइन तो ऊपर से नीचे तक पूरा है, तो बीच पीठ में भी दर्द होना चाहिए, होता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 90% दर्द कहाँ होता है? कमर में या गर्दन में। क्योंकि पूरे शरीर का सबसे लचीला भाग गर्दन है। आप हमेशा गर्दन बिल्कुल हमेशा मूव करते रहते हैं और उसी तरह कमर मूव करते हैं। तो मशीन का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम करता है, वियर एंड टियर वही होती है, मतलब घर्षण वही होती है। तो वो सबसे ज्यादा कमर में होता है। गर्दन के तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। हाँ। क्योंकि गर्दन में ज्यादा प्रॉब्लम जब हो जाती है तभी लोग डॉक्टर पे जाते हैं। कमर वगैरह में तो, और सभी जगह में क्या करते हैं, वो थोड़ा सेक लगा दिए, थोड़ा मलहम लगा दिए। घरेलू उपचार सही है, कुछ हद तक काम कर भी जाती है,
क्योंकि नेचर से बड़ा बढ़िया दवाई और नेचर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। वो खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने करता है। बहुत बार देखा होगा अपने गर्दन में हम लोग कॉलर लगा देते हैं, वो गर्दन के मूवमेंट को हम रोकना चाहते हैं। वही उसी को रोकने के लिए मसल्स टाइट हो जाती है और टाइट मसल्स पेन करती है। या फिर दो हड्डियों के बीच का जो जॉइंट्स है, हड्डियां भी आपस में जुड़ती हैं, फैसेट बोलते हैं हम उसको, वहां पेन जनरेटर होता है, वहां जनरेट करता है पेन। तो एक होता है लोकल पेन, तो गर्दन में दर्द होगा और कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फैसेट में दर्द हो रहा है, ये हड्डियों में पेन है। लेकिन अगर कोई कमर का दर्द आया और वो बाह में जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं पेन रेडिएट कर रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है पेन। अच्छा। अगर बाह तक आया तो निश्चित रूप से किसी न किसी नर्व के थ्रू ही आ रहा है। तो जो मेन नस है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल कॉर्ड, वहां से जब निकल रहा है, तो अगर सिर्फ एक हाथ में दर्द है या झिनझिनी है या जलन है, सूनापन है, थेथरपन है, जिस भाषा को आप इस्तेमाल करें, जलन है, इसका मतलब नर्व जो नस निकल रही है बड़े नस से, वहां पे दबाव है। अच्छा। ये डिस्क के कारण हो सकता है, डिस्क स्लिप कर जाती है। अच्छा। बहुत बार लेफ्ट होगा, बहुत बार राइट होगा, बहुत बार सेंट्रल होगा। तो कभी कभी सुना होगा आपने कि दोनों हाथ में दर्द होती है, जलन होती है, ये जो लक्षण आ रहे हैं। सर्वाइकल के जो रीजन, नेक का जो दर्द के जो कारण है, सबसे मुख्यतः एक स्लिप डिस्क, यही मैंने बताया आपको। और अगर फिर उसके तो बहुत बार क्या होता है, हाथ में तो तकलीफ है ही, पैरों में भी है, मतलब कि वहां पे ज्यादा दबाव हो रही है ताकि नीचे जाने वाले नस भी दब रहे हैं, ऐसा समझना होगा। और बहुत बार गर्दन में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, हाथों में भी वही लक्षण, पैरों में भी वही लक्षण, मतलब दोनों जगह दबाव होने की संभावना ज्यादा है। तो इससे फिर हम लोग फर्दर टेस्ट करके इसको हम लोग डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो कारण सर, जी कारण तो आपने सर बताया है, लेकिन आपने शुरुआत में ही कहा कि हर उम्र में ये संभावित है और सबके कारण जो हैं वो अलग अलग हैं, लक्षण भी अलग अलग हैं। तो अगर हम बच्चों से शुरू करते हैं, आज के समय में बच्चों में भी इस तरह की समस्या है बहुत ज्यादा सर, तो इसके पीछे क्या कारण है? आई बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, ताकि मैं दर्शकों को बता दूं कि आजकल सेफ प्रेगनेंसी के बारे में काफी बातें की गई हैं और जच्चा बच्चा की भी बात होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई डिजीज हो जा रही हो, या तो आपने सुना होगा बहुत बार कि पीठ के पीछे स्वेलिंग आ जाती है, या ब्रेन में पानी हो जा रहा है, या हार्ट के वाल्व में छेद हो जा रहा है, या आंतों में कोई विकार आ जा रही है। उसी तरह जो हड्डियां हैं, अगर वो ठीक से ग्रो नहीं की किसी भी कारण से, प्रेगनेंसी के दौरान कोई विकार आती हो, तो वो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर बैठना जरूरी है। अगर सपोज एक तरफ की हड्डी कम बनी तो गर्दन झुक जाएगी। तो आपने बहुत बच्चों को देखा होगा एक तरफ गर्दन झुकाते हुए, ये बच्चों में, तो इसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, मतलब कि जन्मजात, ये जन्म से है। अब ये बच्चा शुरू में एक गर्दन तो झुकाया हुआ तो दिखता है, बाकी जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसके गर्दन झुके होने के कारण या नर्व कंप्रेशन का, बाकी कोई भी कारण जब आएगी तो धीरे धीरे उसको सिम्टम्स बाद में आएंगे। बट एक सिम्टम बच्चों में ये तो आ ही गई। बहुत सारे डिजीज है जिसमें किस तरह की विकार आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्दन में नर्व पूरी ठीक से बने नहीं, तो गर्दन के भाग के पीछे भाग में एक गुम्बर टाइप से हो जाता है। तो नर्व आई और नीचे न जाके लॉस्ट हो गई, बाहर चले गई, तो ऑपरेशन कर, इसको हम लोग मेनिंगोमाइलोसील बोलते हैं, इसकी ऑपरेशन हो जाती है। अब जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने के एज में बहुत दौड़ भाग होती है, बच्चे गिर जाते हैं। उसके बाद और बड़े हुए तो खेल कूद ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या घर में किसी प्रकार की असावधानी हुई, फिर धीरे धीरे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट्स इंजुरी, जी बिल्कुल, फॉल फ्रॉम हाइट, छत पर से, मैंने तो बहुत बच्चों को देखा है छत पर से गिर जा रहे नीचे, बच्चे बच जा रहे हैं, या कहीं कमर कहीं भी चोट लगी, गर्दन भी बहुत कॉमन है। हाल फिलहाल में मैंने बहुत देखा है कि जामुन के पेड़ से गिरे हुए बच्चे बहुत आ रहे हैं गर्दन तोड़ के, यंग बच्चे हैं 25 साल 30 साल के। जामुन का पेड़ बताऊं मैं सबसे नाजुक होता है, ऐसा कहा जाता है जी, तो वो चढ़ जाते हैं और वो टूट जाता है और ऊपर से गिर जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी ये अब इस एक्टिव एज में आ गया, और जब बड़े एज में जाते हैं थोड़ा,
तो बहुत बार मैंने देखा है जो लोग एक्टिवली जिम करते हैं और वो अगर ठीक से पोस्चर करेक्ट नहीं हुआ या वो कुछ ठीक से नहीं ट्रेंड नहीं है या किसी के सुपरविजन में नहीं है तो अचानक स्लिप डिस्क हो जाएगी। अपने शरीर को पूरी ट्रेनिंग किए बगैर, मसल्स अगर पूरी टोन्ड अप नहीं है उसके बगैर आपने अगर वेट लिफ्टिंग कर दी तो गर्दन में या कमर में स्लिप डिस्क हो जाती है। और आगे बढ़े, ऊपर के एज में जब जाते हैं तो बहुत लोग लॉन टेनिस, बैडमिंटन ये सब खेलते हैं तो घुटनों में दर्द आ जाती है। गर्दन की मूवमेंट उसमें बहुत ज्यादा आती है बैडमिंटन में। तो धीरे धीरे ये मतलब 40, 45, 50 के एज में जब जाती है, इस समय बोन्स जो है वीक होना शुरू हो जाती है, मसल्स भी वीक होनी शुरू हो जाती है, मसल्स की टोन यंग एज में ज्यादा रहती है। आप एक चीज समझिए, जितने मसल स्ट्रांग रहेंगे अंदर की स्पाइन की बॉडी जो है मजबूत रहेगा। लेकिन अगर मसल्स वीक हो गए तो पूरी जो वेट है वो इसी पूरे बोन्स पर पे आएंगी। बोन्स फ्रैक्चर भी होते हैं। तो ये जो हमने बोला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर स्पाइन इंजुरी, किसी कारण से बोन टूट जाते हैं, टूटने के कारण नस पे दबाव डाल हो जाता है। तो जब आते हैं लोग हॉस्पिटल में सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी लेके, तो चारों हाथ पैर की कमजोरी या फिर एक हाथ में कमजोरी, थोड़ा हाथ उठा पाएंगे, ये हाथ मूव नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ दोनों हाथ में कमजोरी है और उसको एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैर बढ़िया चल रहा है, मतलब है कि गर्दन में ही चोट है। अगर चारों हाथ पैर में कमजोरी आ गई तो गर्दन में ज्यादा चोट है, क्योंकि गर्दन के नीचे तो कोई जा ही नहीं रही है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम। और ऐसे खासकर मैं यहाँ बताऊं कि अगर किसी को चोट लगने के बाद हाथ पैर में कमजोरी है तो ऐसे पेशेंट्स को अब रोड साइड से आप कैसे उठाएंगे, तो हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई सिर के तरफ जाइए और दोनों हाथ उसके शोल्डर के पीछे, कंधों के पीछे ले लीजिए और मरीज के सिर को और गर्दन को अपने दोनों हाथ के बीच में रखिए। एक चोट, एक डैमेज तो एक्सीडेंट के टाइम पे हो गई, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी डैमेज। अब इसके बाद जब उसको ऑटो से, टेम्पो से, बस में, एम्बुलेंस में जब डालते हैं, उस दौरान जो डैमेज होती है वो इस प्राइमरी डैमेज का एक्सेसिव डैमेज हो जाता है। सेकेंडरी डैमेज तो हम उसको बोलते हैं जब चोट के बाद सूजन आती है। मतलब ये जो है, जो लोग आते हैं उसको जिन लोगों ने भी, आम आदमी भी उसमें होते हैं जो निकाल रहे हैं। मैं देखा हूं लोगों, दो आदमी उधर से टांग खींच रहा है, दो आदमी स्पाइन को स्ट्रेट होना चाहिए। मैंने देखा है स्पाइन ऐसे ब्रिज की तरह झूलता है, तो और फर्दर डैमेज, झूला की तरह झूला, दो हाथ इधर पकड़े, दो पैर उधर पकड़े, ये फर्दर डैमेज करता है। इसीलिए अब स्पाइनल बोर्ड्स हैं, जितने भी अच्छे एम्बुलेंसेज हैं उसमें स्पाइनल बोर्ड होनी चाहिए। जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको पेशेंट को कैसे निकालना है एक्सीडेंट साइट से, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको BLS सर्टिफिकेट तो बेसिक होनी चाहिए, उसके बिना एम्बुलेंस ड्राइवर्स को लाइसेंसिंग कंपलसरी कर देना चाहिए कि ये सब इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि एम्बुलेंस के ड्राइवर जो है ये एक तरह से पैरामेडिकल हो गए। वो सिर्फ ड्राइवर नहीं रहे, इस सफेद डब्बे को चलाने वाले व्यक्ति नहीं रहे, वो अब पेशेंट केयर से जुड़ गए हैं, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसका सेफ उनको जो इम्पोर्टेंट है। फिर कॉलर लगा दीजिए, जहां भी हॉस्पिटल में तुरंत कॉलर अगर लगा, थोड़े भी डाउट है, कॉलर लगा के उस एरिया को आप जाम कर दीजिए ताकि और फर्दर डैमेज, इसलिए आपने देखा बहुत बार तुरंत कॉलर लगा दी जाती है। फिर आप जांच करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई अगर डैमेज नहीं निकलता कॉलर खोल दीजिए, लेकिन जाते के साथ ये काम करना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब उम्र में गए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। जब डॉक्टर पास जाएंगे तो बोलेंगे आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। अब जो कमजोर हो जाती है वो कड़क भी हो जाती है, वो लचीलापन भी कम हो जाता है। तो बहुत बार घर में बुजुर्ग स्लिप कर जाते हैं, बाथरूम हमेशा काई रहता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जहां बुजुर्ग रहते हो उस कमरे में, बाथरूम में चारों तरफ से रेलिंग होनी चाहिए ताकि उस रेलिंग को पकड़ के आना जाना कर सके। गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि एक बार अगर गिर गए, चाहे कुल्हे की हड्डी टूटी, चाहे गर्दन की टूटी, चाहे कमर की टूटी, ये हड्डियां वापस जुड़ने में समय लगती है। ऑपरेशन उस एज में डिफिकल्ट होती है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो रेलिंग लगा दें। बाथरूम में जब नहाते हैं बुजुर्ग तो आप वहां मैट लगा दें। एंटी स्किड टाइल्स में भी काई जमती है और उतनी सफाई नहीं हो पाती। आप एक मैट लगा दें उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर वो चले, वो स्लिप नहीं करती है, या उसको फिर आप क्लीन करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो मैंने आप छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक में किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावे एक चीज है जो किसी एज में हो सकता है, वो है ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर। इसका कोई एज नहीं है।
बट बाकी चीजों को हड्डी के लचीलापन से या उसके एज के हिसाब से जो चेंजेस आती है उसमें हम लोग को बचाव करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी जो कारण हैं और लक्षण भी आपने सब बताए हैं, लेकिन जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हमारी दिनचर्या है, किस तरह से हम बैठ रहे हैं, किस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये चाहे हम बच्चों की बात करें या फिर बढ़ती उम्र के साथ हम बात करें, तो जो आजकल जो हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, लैपटॉप तो हर किसी के पास है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, तो इसमें क्या आपको लग रहा है अभी आज के समय में समस्या जो है ये बढ़ रही है? बहुत सही आपने सवाल उठाया है, क्योंकि ये अभी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मोबाइल उनका साथी हो गया है। और लोग क्या करते हैं, खास करके रात को, मैं तो अभी हेडेक का भी प्रॉब्लम ज्यादा देख रहा हूँ गर्दन के साथ साथ, क्योंकि क्या हो रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो क्या करते हैं, बेड के पीछे लेट जाएंगे, गर्दन ऐसे अब नॉर्मल पोजीशन, थोड़ा सा करवट भी रहेगा, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और घंटों उस पोजीशन में रह जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही सो जाते हैं, या फिर सुबह उठेंगे गर्दन टाइट हो जाएगी और सिर भी दर्द होगा। सिर दर्द होना ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप नहीं मिली, और गर्दन हो गया अब नॉर्मल पोजीशन एंड पोस्चर। और इस तरह का काम बहुत रेगुलर करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं। तो बॉडी को तो ट्रेन आप कर रहे हो, अपने स्पाइन को रहना है सीधा, आप उसको डेली टेढ़ा कर दे रहे हो इतने बजे से इतने बजे तक। तो दिस ऑल्सो बॉडी अडेप्ट करती है। और दूसरी चीज है, जो ऑफिसेज में आजकल बहुत प्रेशर, लोग, हर एक आदमी के पास लैपटॉप है, कामकाजी व्यक्ति के पास में लैपटॉप है, वो झुक के काम करता है। उसकी गर्दन जो हमको सीधी रखनी है, वो उसकी 90% गर्दन ऐसे रहती है, तो वो झुक जाता है। उसके हिसाब से मसल्स की टाइटनेस खत्म हो जाती है, उसकी डिस्क, दो हड्डियों को जोड़ने वाली जो डिस्क होती है वो कमजोर हो जाती है। तो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद भाग दौड़ की जिंदगी, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग, आपकी फिजियोथेरेपी, आपकी जो आपने रेगुलर एक्सरसाइज घर में की नहीं, वो वीक होते जा रहे हैं। आप दौड़ के बस पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, या सीढ़ी से कूद दौड़ के नीचे आ रहे हैं, आप बहुत तेजी में हैं। कहीं भी कोई मसल्स को हम स्प्रेन बोलते हैं, या मसल का चटक जाना, ये हो जा रहा है। ये बहुत कॉमन चीज है। और बहुत बार आप देखेंगे, मैं इसमें जोड़ दूं, कि लोग हेडेक लेके आते हैं, लेकिन जब आप सब कुछ करके देख लेंगे तो ब्रेन नॉर्मल, सीटी स्कैन नॉर्मल, बहुत कुछ नॉर्मल, और गर्दन में प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी सिम्टम ब्रेन में है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, मतलब सर्वाइकल रीजन से निकलने उत्पन्न होने वाले हेडेक का जड़ वहां है, लेकिन आपको हेडेक एक बड़े सिम्टम के रूप में आ रहा है। तो हर एक सर्वाइकल प्रॉब्लम में हाथ पैर में झिंझिनी होना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ बीच में प्रॉब्लम है, दबाव है, तो पैर में तकलीफ चली जाएगी। तो चारों हाथ पर कमजोरी होना और लैटिन पेशाब ऑटोमेटिक हो जाना, या वहां कमजोर, क्योंकि वो भी तो सारे नस तो गर्दन से होकर गुजरते हैं। ये 4-5 सिम्टम्स बड़े कॉमन है। और दूसरा है कि एक भाग के नीचे, यहां से या यहां से, जिस लेवल में कंप्रेशन है, उसके नीचे सूनापन आ जाएगा, थेथरपन आ जाएगा। तो ये ट्यूमर्स में ज्यादा होते हैं। और ट्यूमर्स में क्या होते हैं, धीरे धीरे सिम्टम आती है, क्योंकि धीरे धीरे ट्यूमर बढ़ता है। तो आपको लग जाएगी ये सिम्टम बढ़ रही है, जरा एमआरआई करा लो, देख लो। बट तुरंत आने वाली चीज वो ट्रॉमा है, चोट है। तो ये आम दिनों की जिंदगी में जो हम ये परेशानी देख रहे हैं, उसमें मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूँ, जो रेगुलर ऑफिस में रहते हैं, कुछ लोग तो, और स्टूडेंट्स के पास भी हमेशा एक तो लैपटॉप का तो बैग रहना ही रहना। लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा वजन होना, आपको एक तरफ का कंधा हमेशा खिंचाव में रहता है। आप भी देखते हैं हर किसी के बैक में एक बैग रहता है। यही प्रॉब्लम बच्चों में देखा है, जरूरत से ज्यादा उनका वजन उनको दे दिया जाता है। अब वो उस वजन को बैलेंस करने के लिए इनकी बॉडी की पोस्चर चेंज होती है। वो वजन पीछे है तो वो तो पीछे गिरेगा, तो वो ऐसे करता है बच्चा। बिल्कुल। अब वो बच्चा जिसको सीधा रहना चाहिए वो यूं हो, और आप 10 साल किसी बच्चे को ऐसा कर दो तो जिंदगी भर ऐसा ही हो जाएगा। और खास करके अब खेल कूद नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो गई, तो इंडोर हो गए। तो अभी बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में उन्होंने ये किताब कॉपियां स्कूल में जमा करना शुरू कर दिया है। बच्चे को कम से कम, सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है कि कम से कम वजन बच्चों को दिया जाए। तो ये पूरा बस्ता भर के ले जाते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है छोटे बच्चों में। और जो कामकाजी व्यक्ति हैं, उनको हम लोग, जिनको प्रॉब्लम आ गई, डिटेक्ट कर लिया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको हम एंगल वाला, एक शीशा का एंगल होता है स्टैंड, तो लैपटॉप या तो ऐसे रखो, या मोस्टली फाइल्स आप कर रहे हो टेबल पे रख सकते हो, आप जब ऐसे हो और आप फ्लैट देख रहे हो,
इस एंगल को आप ऐसे कर लो तो आप ऐसे हो जाओगे, तो आपका स्पाइन सीधा हो गया, आपने पोस्चर करेक्ट कर ली। जी जी जी। फाइल के एंगल चेंज कर दे, टेबल टॉप एक जो स्लाइड एंगल, हाँ। ये जिनको नहीं है प्रॉब्लम वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आएगा प्रॉब्लम तो करेंगे, उससे बढ़िया प्रिवेंशन है पहले ही हम लोग तो ये काम कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है, मुझे लगता है सर कि पढ़ाई के वक्त भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आप पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं उनका एज थोड़ा कम होता है, वो अडेप्ट कर लेते हैं, सब उनका सब ठीक है। लेकिन जिन लोगों को कि ये जो बहुत भारी वजन एक साइड से उठाते, कभी इधर से इधर, इधर से उधर, शाम तक वो थक जाएंगे क्योंकि उनके मसल्स वीक हो जा रही है, मसल्स पेन हो जा रहे हैं। तो उनके थकान के कारण काम के अलावा मेंटल प्रेशर करावे, ये फिजिकल स्ट्रेन है, पेन एंड स्ट्रेन दोनों है। तो एक इसको कमर, वो जो कंधा का काम ठीक करना। दूसरा है वो एंगल तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको खास करके क्लास 10 के नीचे के बच्चों के लिए तो नहीं लागू होगा, क्योंकि उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उससे ऊपर ये प्रॉब्लम 25 से लेकर 50 उम्र के लोगों को, जो ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और इस तरह कई सावधानियां सर आपने बताई हैं। हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक और जो क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा है कि जब सोकर उठते हैं, आपने कहा कि कई कारणों से गर्दन में दर्द हो जाता है या सर में दर्द होता है, सोने का भी कुछ पोस्चर या तकिए की बात भी अगर हम आपसे जानना चाहेंगे। हमेशा स्पाइन को अगर प्रॉब्लम है उसको तो बोलते ही हैं जी, लेकिन जिसको ना हो अगर वो भी ये फॉलो करे तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। करवट से उठना है और करवट से लेटना है, ये एक याद रहे। आप ऐसे करके उठेंगे तो आप सारे जो दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो करवट से उठे और करवट से लेटे तो आप स्पाइन के बचाव का पहला स्टेप, गलत स्ट्रेचिंग से हम उसको बचा रहे हैं जी। जी। झटके से ना उठे, झटके से ना, कोई भी झटका तो एक प्रकार का ट्रॉमा है। तो ये दूसरी बात हो गई कि आप लैटरल पोजीशन, करवट, झटका नहीं होना चाहिए। दो, तीसरी चीज है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, स्लिप करके गिर गए, ये सब, इन सब की बचाव तो करनी चाहिए। मसल्स को रेगुलरली टोन्ड अप रखने के लिए घर में ही व्यायाम कर ले। जो आजकल तो योगा एक्सरसाइजेज आ गए हैं और इसकी प्रचलन बढ़ी है, और मैं आपको बताऊं इन सब चीजों के कारण जो लोग कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको कमर दर्द, गर्दन दर्द कम हो रही है, आ रही है तो देर से आ रही है या कम आ रही है, तो हम डॉक्टर्स के लिए इजी हो गई है इनका ट्रीटमेंट करना, बिकॉज उनको कम अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और तो फिजियोथेरेपी या बचाव करने के लिए मसल्स को करने वाली एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज। आपको एक बात बताओ, ऑफिस में बैठे हैं, बीच बीच में आप आधे घंटे में उठ जाएं पानी पीने के बहाने, तो चलने तो पूरे मसल्स के आपके एक्टिव, पूरी बॉडी की, वापस आके बैठ जाएं। ऑफिस में बैठे हैं, आप क्लॉकवाइज गर्दन को ऐसे करके हल्का सा मूवमेंट यूं करें, 5 बार इधर करें, 5 बार इधर करें, हल्का सा नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें। तो आपने जो मसल्स आपकी टाइट है काम करने के दौरान, उसको आपने रिलैक्स कर दिया। नाउ यू आर गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट सेशन, आप 1 घंटा काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये करनी चाहिए। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें बताई हैं सर। एक बात, समय बहुत कम है हमारे पास में, आपसे पूछना चाहेंगे कि कई बार जब इस तरह का दर्द होता है तो लोग मालिश करवाने लगते हैं खुद से, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल मालिश नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेटर्स, स्पाइन मैनिपुलेटर्स, गर्दन हो या कमर। वो करने से आप दो जॉइंट है अगर वीक हैं और एजेड लोग हैं तो उनकी तो चटक जाएगी। और बहुत रेगुलर आते हैं मेरे पास, मसाज करने के बाद सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा है बाल कटाने, आप जब जाते हो सैलून में, वो बाल काटने के मालिश करता है और टक टक करता है। बहुत पेशेंट मैंने ऑपरेट किए हैं, गर्दन टूट जाती है। ये टक टक बजाने वाली बात जो है, ये बिल्कुल मैं दर्शकों को सावधान करना चाहता हूँ, ये काम ना करें। आप उससे बार बार को बोल दें कि भाई ये काम मत करना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, प्रिकॉशन के रूप में ये इंपॉर्टेंट है। मसाज नहीं करानी चाहिए। और आपने 2 बात मैं यहाँ जोड़ दूं कि कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक्सरे करेंगे, एक्सरे से बोन दिखती है, एमआरआई करेंगे, एमआरआई से नर्व दिखती है और मसल्स दिख जाती है। ज्यादा नर्व में प्रॉब्लम होती है। अगर स्लिप डिस्क है, एमआरआई में कंप्रेशन नर्व में दिख रही है, कम कंप्रेशन होती है, दवाइयों से ठीक हो जाती है जी। अगर बहुत ज्यादा है, बहुत कम दिनों की हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, पेशेंट यंग है और
उसमें कंप्रेशन ज़्यादा दिख रहा है तो निश्चित रूप से अर्ली सर्जरी इसे मदद करेगा। देर से सर्जरी किए तो जितना दिन तक दबाव रहेगा नर्व के ऊपर, आपने सर्जरी करके दबाव को हटा भी दी लेकिन नर्व में जो चेंजेस आ गए उसके कारण से आपको दर्द, जलन, झिंझिरी चालू रहेगा। तो इसको हम लोग माइक्रो सर्जरी से डिस्केक्टमी बोलते हैं, माइक्रो डिस्केक्टमी, ये हम लोग रेगुलरली यहाँ करते हैं। इसको आम भाषा में लोग पूछते हैं दूरबीन सर्जरी हम यहाँ है। तो उससे सर्जरी से हटाते हैं, रिलीफ। कल ही हमने अभी एक पेशेंट को किया, वो बहुत परेशान था, गया से आया हुआ, और हमने उसको बोला कि यंग एज है 26, उसको दब रहा था। बहुत लोगों ने बोला नहीं है, लेकिन साइड में दिख रहा है, बीच हम न्यूरो सर्जन देख पाते हैं। और सर्जरी के बाद वो बोलता है सर लगता है जादू हो गया, पहले क्यों नहीं आए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन पेशेंट्स की होती है, टाइमली सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज है कि घर में अगर है एक पेन किलर आप ले सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। आप थोड़ी सी वो वोब्रान जेल या जो भी आप कोई जेल इतनी लगा सकते हैं। और अगर बहुत बार आप फिजियोथेरेपी के पास हम लोग एडवाइस करते हैं तो फिजियोथेरेपी रेगुलरली जानी चाहिए। एक आध दिन अगर छूट गए किसी कारणवश तो अलग बात है, बट कम से कम रेगुलरली जानी चाहिए, रेगुलरली जानी चाहिए। फिजियोथेरेपी मतलब गरम नहीं होता, फिजियोथेरेपी मतलब कुछ मशीन्स होती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथेरेपी, साइंटिफिक तरीके से होती है, इसको हल्के में ना लें। सर बीच में आपको रोक रही हूँ, बातें बहुत सारी हैं और आप इतनी अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि अभी और सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा सर कि आपसे और सवाल। मुझे उम्मीद है दर्शकों को इससे बेसिक फायदा हुआ होगा और अगले सेशन में हम और विस्तार पे चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके कीमती वक्त के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।